हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बिकॉज ये जो वीडियो बन रही है ये आफ्टरनून में बन रही है, ठीक है। आई होप आप सब गुड अच्छे होंगे, ठीक है, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, है ना। तो जैसे कि कल की वीडियो आई थी उसके बाद हमने कहा था कि आज हम रियल नंबर शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रियल नंबर टॉपिक, ठीक है। तो जो रियल नंबर टॉपिक है वो आपका नाइन्थ में भी था, नंबर सिस्टम था, जहाँ पे आपको पूरा नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन एंड बहुत सारी चीजें और डिटेल में पढ़ाई गई थी। रैशनलाइजेशन था, है ना। तो वो सारी चीजें थी। तो वहां पे नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज है वो है। मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जो टेंथ का सबसे पहला टॉपिक है, वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेंगी। 30 से 35 मिनट की वीडियो रहेंगी सारी, मैक्सिमम 40 मिनट, दैट्स इट। ओके, चलिए। तो आपको स्क्रीन क्लियर होगी, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा मेरा, ठीक। मैं इसलिए यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, तो ये मैं यहाँ कर देता हूँ अपनी वीडियो को। एंड ऊपर एक बार आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, एक साइड में दिख रहा होगा, तो बेसिकली वो टूल बार्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ ना। भाई, रियल नंबर्स, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते रहिए। रियल नंबर्स, ये जो है पार्ट 1 है रियल नंबर्स का, ठीक है। ऐसे हर वीडियो का जो चैप्टर आएगा, रियल नंबर पार्ट 1, रियल नंबर पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से अपन इसको कवर करेंगे। तो 3 to 4 क्लासेस का ये चैप्टर होता है, ठीक है। तो 3 से 4 क्लासेस में चैप्टर होता है। इसमें हमने पढ़ना क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो भाई, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली जो चीज हमने पढ़नी है इसमें, नंबर 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो अभी हम जानेंगे क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट इज दिस, ये हम जानेंगे। सेकंड चैप्टर, सेकंड जो टॉपिक है इसमें, HCF, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड से। HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन सिलेबस में है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसी का सब टॉपिक है, अलग टॉपिक नहीं बोलूंगा। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ओके, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिनका आप LCM HCF निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट। तीसरी जो चीज इसमें पढ़नी है, हमने पढ़नी है व्हाट, प्रूविंग इरैशनैलिटी, प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ इरैशनल नंबर्स। मतलब क्या करेंगे कि भाई, आप इसमें जैसे √2 है, √3 है, ये आपको पता है ये इरैशनल नंबर है। तो इनको इरैशनल कैसे प्रूव करना है बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, वो हम सीखेंगे, ठीक है। बहुत इजीली समझाऊंगा, सब कुछ समझ आएगा, डोंट वरी। क्लास में ही प्रैक्टिस भी कराऊंगा 2-3 रैशनल नंबर्स को प्रूव कर कर, ताकि आपको चीजें कंसिस्टेंटली, उसको लिखना कैसे है, एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो भी समझ। तो प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ इरैशनल नंबर्स। एंड देन फोर्थ जो टॉपिक रहेगा आपका लास्ट, हालांकि ये इसके बाद मैं इसको लास्ट में ही कराता हूँ, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टाइप वाइज कराऊंगा सारा डिटेल में। मैंने आपको कल भी बोला था, हर चैप्टर में जो जो चीजें हैं सारी चीजें सेग्रीगेट करके पढ़ाऊंगा। सेग्रीगेट का मतलब होता है बेटा कि सारी चीजों को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेट, ठीक है। जिन बच्चों को जो हिंदी मीडियम से देख रहे हैं या फिर जिसको प्रॉब्लम है, तो उन सबके लिए आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स को सेग्रीगेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक। तो वर्ड प्रॉब्लम ऑन HCF, LCM, HCF एंड LCM, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करना है, कुछ कोई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर इसमें HCF निकालें, इसमें LCM निकालें। तो मैं उसके लिए प्रॉपर नोट्स दूंगा, कुछ की पॉइंट्स दूंगा, आप उनको रीड करना जैसा उसमें लिखा है,
उससे बाहर वर्ड प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपकी। ओके, चलिए। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो ये चार टॉपिक में हमारा जो चैप्टर है ये खत्म है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था। पहले इसमें इक्विलिट डिवीजन लेमा भी हुआ करता था 2020 से पहले, कोविड से पहले, बट वो अब हटा दिया गया, तो उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने नोट कर ली, आई होप ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ मिलेगी या कुछ मिलेगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं उस चीज पे बिलीव करता हूँ कि बच्चा खुद मेहनत करेगा, खुद लिखेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये शायद कुछ लोगों को ये बात गलत लग सकती है कि बहुत से चैनल आपको बहुत इजीली पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, जो पीडीएफ आपके सिर्फ फोन में रहती है। क्योंकि होता क्या है, जब आप इसको लिखोगे तो कुछ नहीं तो 10 20 30% कुछ तो दिमाग में जाएगा। जैसे हमारे टाइम पे हमें पढ़ाया करते थे तो हम नोट्स बनाते थे, कॉपियां बनाते थे, तो आजकल वो चीजें खत्म हो गई है। ठीक है, तो आप प्रॉपर एक सेपरेट नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर चैप्टर शुरू हो गया है, ये टॉपिक्स के नाम लिखवाए हैं। और वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, चलो। तो आई एम इरेजिंग ऑल दिस। अब तक लिख लिया होगा आपने, या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा। तो नंबर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप राइटिंग में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ इतनी खराब भी नहीं है किसी को ना समझ आए। आई होप राइटिंग में कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होना चाहिए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? ठीक है, 2 मिनट पॉज करके सिर्फ कुछ नहीं, अपने फोन पे खुद से बोलिए, क्योंकि मेरे को तो आवाज नहीं आएगी। तो बट हाँ, आप श्योर हो जाएगी कि जो मैंने बोला और जो फिर सर ने बताया वो सही था कि नहीं था। क्योंकि आप सब ये स्कूल में चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे, है ना, अब तक। आई होप कि क्योंकि सबके पहले यूटी भी होने वाले होंगे अब तो मैंने वही बताया कि अभी मैं कंटिन्यूस डालूंगा, जब मैं स्कूल के बराबर पहुंच जाऊंगा तो क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पे डाला करूंगा। क्योंकि फिर जो बीच में दिन होगा उसमें मैं कोई छोटी क्लास पिक करूंगा। ठीक है, या फिर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, ठीक है, तो मैं क्लास 10th की केमिस्ट्री भी आपको पढ़ा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, चलिए, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है इन द सेंस, सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं, कुछ नहीं है इन द सेंस की वही चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है, बस एक प्रॉपर एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, अब जैसे कि देखो, सपोज मैं आपको बताऊं। ठीक है, लेट सपोज मैं एक नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर लेट सपोज 36। ठीक है, 36 एक नंबर लिया मैंने। 36 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, सबको आते होंगे, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे लाइन डालते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, 36 लिखते हैं। सर इसको देखते हैं, ये 2 से जा रहा है, ओके, 2 18 जा। ठीक है, देन 2 9 जा। ठीक है, देन 3 3 जा, एंड देन 3 1 जा। दिस यू ऑल नो, ये सबको पता है। ठीक है, सब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो 36 के प्राइम फैक्टर क्या हुए, 2 × 2 × 3 × 3 एंड 1 तो हमेशा सबका प्राइम फैक्टर रहता है, ये लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 raised to the power 2, मतलब 2 की पावर 2 हो गया, एंड 3 raised to the power 2 एंड 3 की पावर 2 हो गया। तो सर ये जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं बता रहा, अभी तो ना जनरल जो छोटी क्लास में पढ़ा। एक और नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं। लेट सपोज हम ले रहे हैं 48, है ना। लेट सपोज हमने नंबर लिया 48। तो 48 हमने जो ये नंबर लिया, क्या इस 48 नंबर का चेक करते हैं कि जो 48 का और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या सेम हो सकता है। लेट्स चेक इट। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 एंड देन 12, एंड देन 3 एंड 4, 2 एंड 2 एंड 2 1। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होंगी सबको, प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा आई होप, बिकॉज आप टेंथ में है तो ये सारी चीजें आती होंगी, यस और नो। तो जो 48 है, तो 48 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एक 3 आ गया।
तो दैट मीन्स 2 raised to the power 4 multiplied by 3. ओके, तो दिस इज द यू नो प्राइम फैक्टर। तो क्या 36 का प्राइम फैक्टर और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम है? क्या ये दोनों जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन कह लो या फिर जो फैक्टर्स कह लो, क्या ये सेम है? ये सेम नहीं। यस और नो सर? यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है ना? यहाँ पे 3 जस्ट अ मिनट। म्यूट हो गया था, हाँ यस। तो यहाँ पे 2 raised to the power 4 है, यहाँ पे 3 raised to the power 1 है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था एक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इन दोनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो बस यही बोलता है आपका क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरी बात, अच्छा आपको ये बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? जवाब दीजिए खुद से। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। मैं जस्ट 5 सेकंड का पॉज लूंगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड। ओके, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो उस आंसर को मैच करिएगा। ठीक है, चलिए तो या कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा और वीडियो को पॉज करके फिर डालिए, फिर 5 सेकंड के बाद फिर ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कंपोजिट नंबर मैंने पूछा तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वो नंबर्स जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। वो नंबर जो आपके गिवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 36 एक नंबर है, तो 2 भी उसका फैक्टर है, 3 भी उसका फैक्टर है, इनके कॉम्बिनेशन भी इसके फैक्टर, इनके कॉम्बिनेशन भी इनके फैक्टर है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज यहाँ पर 36 है, तो 36 आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यस 18 देगा। 36 आपका, अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लूँ 2 और 2 का, 2 2 4, तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा जो कि 9 देगा। एंड अगर मैं कॉम्बिनेशन ले लूँ 3 और 2 का, तो जो 36 है वो आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। समझ में आया कि मतलब इनके जो प्रोडक्ट करके जो कॉम्बिनेशन नंबर बनते हैं वो भी क्या होंगे? फैक्टर्स ही होते हैं, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं आपके कंपोजिट नंबर के। तो कंपोजिट नंबर क्या बताया मैंने बेटा? कंपोजिट नंबर वो नंबर हो गया जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मैं अभी ये लिख दूंगा नोट्स में, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे ही सेम 48 के केस है। तो 48 को अगर आप चेक करोगे तो 48 2 से तो ऑब्वियसली डिवाइड होता है, कॉम्बिनेशन से भी चेक कर लेते हैं। 2 2 4, 2 8, 16। तो क्या ये 16 से डिवाइड होता है? यस बेटा, ये 16 से डिवाइड होता है 3 बार पर, 3 पर। ये सुनो, ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन, चलो ये तो आपने ऐसा बना लिया सर, 4 3 12, चेक कर लो भाई। कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ आप इनके प्रोडक्ट से, ये जरूर डिवाइड होगा। ठीक है, ये सुनो, क्लियर है? तो कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया आपको? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वो कौन से होते हैं? एक तो वो खुद होता है और वन। वन हमेशा सबका फैक्टर होता है। ठीक है, वन हमेशा सबका साथ देता है। ठीक है, बहुत अच्छा नंबर है वन, जो कि हमेशा सबका साथ देता है। क्योंकि देखो वन नंबर इसलिए अच्छा है, जब किसी की रैंक 1 आती है तो कितना अच्छा लगता है, हर जगह उसकी वाहवाही होती है एंड बहुत खुश हो जाते हैं। रैंक 1, तो 1 बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, मैं क्लास में फर्स्ट आया, मैं इसे एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आया, मैं रेस में फर्स्ट आया, मैं बैडमिंटन में फर्स्ट आया, मैं XYZ किसी भी एक्टिविटीज में फर्स्ट आया ना, तो 1 आना इज आई एम ऑन द टॉप, दिस इज द टॉप मोस्ट होटल, दिस इज द टॉप मोस्ट बैट्समैन। सो 1 बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, तो सबका फैक्टर होता है 1। ठीक है, सबका साथ देता है 1। चलो, तो यहाँ तक हो गया। तो अब लिख लेते हैं इस चीज को, छोटी सी बात है बट लिख लेते हैं। कंपोजिट नंबर, जैसे कि मैंने बोला था, क्योंकि कंपोजिट नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? सो कंपोजिट नंबर्स, the numbers which have more than 2 factors are known as composite numbers। लिख लीजिए इसको आप फटाफट। the number which has more than 2 factors, the numbers which have
द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, द नंबर्स, मैंने इसलिए बोला था कॉपी पेन लेके बैठना, एक प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा अच्छे से अगर बनाओगे तो। द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर, आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है बेटा, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप से लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ा नंबर लिखो। 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 8 एक कंपोजिट नंबर है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, 22 एक कंपोजिट नंबर है, 48 एक कंपोजिट नंबर है, एटसेट्रा। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड, एंडलेस, क्योंकि हमें पता है जो नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे क्या है, एंडलेस होते हैं। ठीक है ना। मैं अगेन, क्योंकि मैंने वो टॉपिक वहां से शुरू नहीं किया, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि अगर मैं सारा नंबर सिस्टम समझाता, वो नाइन्थ में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ नंबर सिस्टम आपको आता है। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर एक बार नंबर सिस्टम के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, और जब इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बनेगी तो उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा विश्वास करके पढ़िए। ठीक है, हाँ चैनल नया जरूर है बट टीचर इतना नया नहीं है, तो आप विश्वास कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, यूट्यूब पे नए हैं, बिल्कुल नए हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं यूट्यूब पे हमसे बड़े, उन सबको नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ ये है कि एक कोशिश है, शायद मेरी बात यहाँ कुछ बच्चों को तो समझ आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ सबको ना आ जाए, कुछ को तो समझ आ जाए, 10 20 30% को भी समझ आ गया तो मेरा पढ़ाना सफल है। ठीक है, चलो। कंपोजिट नंबर, द नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर, 4 6 8 10 22 48 एटसेट्रा। नाउ अब आ जाते हैं प्राइम नंबर्स पर। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? ये एन ओ अपोस्ट्रॉफी एच, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? तो प्राइम नंबर्स, सर अभी तो बताया, इसका उल्टा, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये सारी वो बातें हैं जिसने अगर अच्छे से फाउंडेशन, अच्छे से अपनी जूनियर क्लासेस करिए तो सब कुछ पता होगा, कुछ नया नहीं। ठीक है, बट हाँ सिलेबस में है, सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज बोर मत होइए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, तो चैप्टर जैसे जैसे आगे चैप्टर्स बढ़ेंगे तो टेंथ वाली चीजें भी आएंगी। ओके, द नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है जो बच्चे ब्रिलियंट हैं वो नहीं, मेरा टारगेट वो है कि जो बच्चे थोड़े से वीक हैं। वीक, और देखो वीक वीक कुछ नहीं होता, हाँ बस ये होता है सही टाइम पे सही चीज सही तरीके से नहीं पढ़ी होती तो वो नहीं आती है। और वो अगर, क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स का नेचर ऐसा है कि वो लिंकेज है। ठीक है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। ठीक है, चीजें आपस में लिंक होती हैं, तो जहां वो लिंक टूट जाता है वहीं से फिर मैथ्स खराब लगने लग जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो लूप होल्स हैं उनको अच्छी तरह फिल कर पाऊँ। द नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बेटा बोलो फटाफट लिखने से पहले, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो बोलिए। ठीक है, तो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? सबसे पहला नंबर 2। क्या किसी ने 1 बोला प्राइम नंबर? 1 प्राइम, याद रखना, 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, 1, ये स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखना, छोटी क्लास में पढ़ी होगी। 1 ना तो नीदर कंपोजिट होता है ना ही प्राइम होता है। ठीक है, ये सुनो, ना तो कंपोजिट होता है, ना तो उसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, और ना ही उसके दो ही फैक्टर होते हैं, क्योंकि 1 एक तो हो गया। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, तो उसके तो दो फैक्टर भी नहीं होते, तो 1 ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। समझ में आ गई बात? 2 3 5 17 13 एटसेट्रा, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। चलो सर, अब आता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। ये बेटा मैंने अभी आपको एग्जांपल से पहले समझाया, अब मैं एग्जैक्टली लिख रहा हूँ कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सो थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो अब आपको ये जो ब्लैक बॉक्स है ये ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो मैं यहाँ पर इसको FTA लिख रहा हूँ शॉर्ट में, क्योंकि ऊपर पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ तो व्हाट इज FTA? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज एक,
अब ये बोलती है कि एवरी, अब देखो अब आपको एक एक वर्ड समझ आएगा बेटा। एवरी कंपोजिट नंबर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization and this factorization is unique and this factorization is unique apart from the order or irrespective of the order of the prime factors, ठीक है? irrespective of the order of prime factors, ठीक है बेटा? प्राइम फैक्टर्स, irrespective of the orders of the prime factors. अब सर ये लास्ट में क्या लिख दिया, आगे की लाइन तो समझ में आ गई। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है भाई। 36 को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 48 को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? यस और नो? 36 को किया हमने, 48 को किया, ये तो समझ में आ गया सर यहाँ तक। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यूनिक है, ये मैंने बात पहले बताई थी ना। क्या 36 और 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम है? नहीं है। जो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता, जो 48 का है वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता, जो 4 का है वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता। ओके, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। यस और नो? सबके प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, अलग अलग है, ठीक है? तो वो मिक्स नहीं हो सकते, किसी भी दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं हो सकता। तो ये कहती है। दूसरा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, यही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कलर चेंज कर लिया मैंने। लेट सपोज ये मैंने 36 लिखा, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा था भाई मैंने, टू 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 रेज टू दी पावर टू मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर टू। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 3 रेज टू दी पावर टू मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर टू? ऑर्डर चेंज कर दिया, आई हैव जस्ट चेंज द ऑर्डर। भाई मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, यही तो किया मैंने। पहले यहाँ पर टू पहले आगे लिखा हुआ था, अब मैंने पीछे लिख दिया, तो उससे कोई फर्क पड़ा? तो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव एक प्रॉपर्टी होगी, सुनी होगी आपने एट्थ में। एट्थ में पहला चैप्टर रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर में आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो वहां पर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप नंबर्स की अदला बदली कर दें, मल्टीप्लाई और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपल लैंग्वेज में इतना सोचिए, वहां उतना डीप डाइव मत करिए, ठीक है? कि भाई कि इस चीज को पॉइंट को लेकर परेशान हो जा रहे, ये एट्थ में ही पढ़ा था हमने, कुछ ऐसा था क्या? ठीक है, तो डोंट फोकस, फोकस हेयर अभी। अभी 10th पे फोकस करना है, ठीक है? सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते एट्थ की, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो जरूरी है वो जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है? सो 36 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर स्क्वायर। तो एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 3 रेज टू द पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज स्क्वायर, ठीक है? तो ये दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि आप चाहे 3 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 3 लिखो, आंसर तो सेम ही आना है। तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए मल्टीप्लाई में ऑर्डर नहीं मैटर करता। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। अब ये कुछ नहीं थी, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, सॉरी, तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। बस ये कि प्रॉपर एक बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में लिख दिया मैथ्स की में, तो उसको नाम दे दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है? कुछ बच्चों को ये बातें पता होंगी, कुछ को शायद नहीं भी पता होंगी। तो जिनको पता थी उनका रिवाइज हो गया, जिनको नहीं पता थी उनको कुछ नया पता लग गया। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, नोट करना मत छोड़िएगा, नोट करते जाइए, साथ के साथ एक प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा। मैंने कहा ना, जब 4 क्लास का पेशेंस रखिए, उसके बाद भले ही चैनल छोड़ देना, ठीक है? 4 क्लास का पेशेंस रखो, आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने रियल नंबर जो पढ़ा है एक प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ा है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं, ठीक है ना? सो पेशेंस। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस किसने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, या फिर सिर्फ
बेड पे लेट के देख रहे हैं बच्चे, तो बेड पे लेट के नहीं देखना है, ऐसे कभी मैथ्स नहीं आती है। सिट स्ट्रेट, चेयर पे बैठिए, चेयर नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा चेयर खरीदो। नीचे जमीन पे बैठिए दीवार के साथ, ठीक है। स्टडी टेबल है छोटा वाला, बेड टेबल तो अच्छा है, नहीं तो दो तकिया रखिए और उसके ऊपर लिखिए, ठीक है। नहीं तो पतला होता है पतला, वो रखिए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर, ठीक है ना। बट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी कमर स्ट्रेट होनी है, सिट, सिट विद योर बैक स्ट्रेट, ओके। तो दैट इज द मीनिंग व्हाट आई वांट टू से। ऐसा नहीं है लेटे आराम से ईयरबड लगा रखे हैं और सत्यनारायण बाबा की कथा सुन रहे हैं, तो ऐसे कभी मैथ नहीं है, ठीक है ना। चलो, सो लेट्स क्लियर दिस एंड मूव फॉरवर्ड। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, उसमें कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली यही है कि प्राइम प्राइम फैक्टर्स निकालो नंबर्स का, ठीक है ना। नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स निकालो, तो ये आप क्लियर हो गया, ठीक। तो उसके बाद आपका है एक दो नंबर्स देता हूं मैं आपको प्राइम फैक्टर्स के लिए। फिर हम एलसीएम और एचसीएफ पे मूव कर रहे हैं, और रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। फिर हम एचसीएफ और एलसीएम पे मूव करेंगे, और रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन की शीट मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तो उसका वो ले लेना, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट। तो वो घर के लिए होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा काम नहीं होगा, डोंट वरी। नाउ, तो अब सपोज मैं आपको बोलूं, ये भी नोट्स में लिखना है, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ सब नोट्स में जाना चाहिए। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ओके, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ। तो प्राइम फैक्टर्स निकालिए, कुछ नंबर्स मैं आपको दे रहा हूँ जो भी मेरे पास बुक अवेलेबल है, उसमें से क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। दो ही पार्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। 3825 निकालो फटाफट, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एंड देन 7429, 7429। आपको, आप वीडियो पॉज करिएगा, ठीक है। फटाफट निकालिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जब तक मैं एक मैसेज चेक कर लेता हूँ, बस इतना ही। फिर अब, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं पॉज नहीं रहूंगा, मैं इनको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, सो आई होप आप लोगों ने पॉज करके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए होंगे, तो मैच कर लीजिए, लेट्स सी क्या मिलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो आंसर हम करते हैं ब्लू पेन से, जैसे स्कूल में करते हैं, क्वेश्चन ब्लैक से लिखते हैं, आंसर ब्लू से लिखते हैं। तो भाई 3825, अब इसके लिए आपको आने चाहिए डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। अगेन वो हमने सिक्स में पढ़े थे, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए। तो भाई डिविजिबिलिटी रूल, जब किसी भी नंबर के लास्ट में फाइव होता है तो फाइव से डिवाइड होता है, यस और नो, वो फाइव से डिवाइड होता है, दैट वी ऑल नो, ये लगभग हम सबको पता होना चाहिए। तो फाइव से करते हैं। फाइव सेवन जा वॉट, फाइव सेवन जा 35, यस और नो। तो यहाँ पे सेवन लिखते हैं, 35 के बाद जो रिमाइंडर बचा थ्री, तो ये क्या बन जाता है, 32। अगर जिस बच्चे को ऐसे नहीं भी आता, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कुछ होंगे जो बच्चे जिनको ऐसे नहीं आता, क्योंकि मैंने देखे हैं वो बच्चे भी, तो उनके लिए वैसे, ठीक है ना। तो प्लीज जिनको आता है वो बोर मत होइए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए। जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, हम नए टॉपिक पे चल रहे हैं। फाइव सेवन से 35, तो 38 में से 35 गए, थ्री बचा, 32 हो गया, यस और नो। 32 हो गया, जो रिमाइंडर बचता है वो इसके आगे लग जाता है, 32 हो गया, फाइव सिक्स 30, एंड देन अगेन टू 25 हो गया, फाइव फाइव 25, देन अगेन फाइव से जाएगा फिर से। अब सेवन है, तो फाइव वन जा सेवन, फाइव वन जा फाइव, बचा टू, 26, फाइव फाइव जा 25, फाइव थ्री जा वॉट, फाइव थ्री जा 15, ओके, फाइव थ्री जा 15। अब क्या होगा, 153। अब 153 किससे जाता है, क्या आपको
डिविजिबिलिटी रूल ध्यान है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस नंबर को, किससे जाएगा ये 3 से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो 5 + 3 8 और 1 9। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर एज अ होल भी 3 से डिवाइड होता है। तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 5 = 15, 3 बन जाए। नाउ अगेन 3 से जाएगा, 5 और 1 6, तो 3 1 3, 2 रिमाइंडर हो गया 21, 3 7 21, एंड देन 17 1 जा। तो जो आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 8 2 5 इज इक्वल टू व्हाट? छोटे से बड़ा लिखते हैं तो पहले 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 17। So that is 3 square multiply 5 square multiply 17। Understood? Getting my point? अच्छा ये बताओ, ये जो सेकंड पार्ट था इसमें कौन कौन बच्चा फंसा? इसमें कौन कौन बच्चा फंसा? ठीक है, डू टेल मी, कमेंट में लिखिएगा सर, आई स्टक इन दिस, स्टक 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 एंड नॉट स्टक नॉट स्टक नॉट स्टक। दिस यू हैव टू राइट इन कमेंट। ओके, तो देखते हैं क्या। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे डिविजिबिलिटी रूल आते हैं, जिसको भी बच्चे को नहीं आते, ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो जो जनरल छोटी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, 2 का 3 का 2 2 2 से चेक करो, 3 से चेक करो। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट, 5 का होता है लास्ट लास्ट में 5 है तो 5 से जाता है, 6 का होता है अगर 2 और 3 से दोनों से नंबर जाता है तो 6 से हो जाता है। तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी रूल से जब आप चेक करेंगे, अगर आपका नंबर मान लो कि नहीं जा रहा, ठीक है, 11 तक नहीं जा रहा किसी भी नंबर पे, ठीक है, तो फिर आप इसको सिर्फ प्राइम नंबर्स पे चेक करो। 11 के बाद जो प्राइम नंबर्स है ओनली सिर्फ इसको प्राइम नंबर्स पे चेक करो, जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ये आपने चेक कर लिया होगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से चेक करो। तो 13 पे चेक करें, 13 का टेबल किस किस को आता है जल्दी से? 13 बेटा, कोशिश करो कि आपको टेबल 20 तक याद हो, 20 तक ना हो तो कम से कम 15 तक तो याद होने चाहिए, ठीक है। वरना ये थोड़ा सा आपका टाइम सेव कर देता है और कुछ नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। चलो, एंड तो अब चेक करते हैं इसको 13 पर। तो भाई 13 13 13 टेबल मुझे हिंदी में याद है, पता है? क्योंकि टेबल जब पढ़े थे तो वो हिंदी में घर पे याद कराए थे हमारे पिताजी ने मार मार के। सो 13 के टेबल में 13 5 से 65 होता है, 13 पंजे 65, ठीक है, एंड 13 6 78। तो 65 पे 5 जा पे 65 हो गया, 65 में से 74 में से 65 गया, कितना बचा? 9 बचा, 92 हो गया। 13 सत्ते 91, 190 नहीं जा रहा, तो 17 पे चेक करते हैं, लेट चेक ऑन 17। ठीक है, तो 17 पे जब आप चेक करोगे तो कितना जाएगा? नहीं आता तो डिवाइड करो भाई, नहीं आता तो इसको ऐसे डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें 17 का टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई करके चेक करना, फिर डिवाइड करना। ठीक, तो 17 पे करेंगे तो कितना आएगा? 17 4 जा 17 चौक 68 होता है, ठीक है, और 17 पंजे 85, तो 4 जा 68 हो गया। यस, तो 14 में से 8 गए, 6 बचा, ये 0 आ गया, 62। ठीक है, 17 थे 51, 17 चौक 68, तो 3 जा पे 51, 2 में से एक एक, ठीक है, और 6 में से 5 एक, ये ना, ठीक है। तो 17 के टेबल में 119 आता है, यस आता है, ठीक है। कितने पे आता है सर? 17 पंजे 85, 17 छिक्के 6 7 42 ही होगा, 7 पे, 7 पे होता है कितना? 119। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, नेट थोड़ा स्लो कर चल रहा है इसलिए वीडियो ऑफ कर ली ताकि आवाज ब्रेक ना हो, ठीक है। तो 119 आ गया, क्लियर है? ठीक, तो ये आ जाएगा 17 के टेबल से 437, 437, क्लियर? आगे चेक करो इसको किस पे जाता है।
आगे चेक करो। ठीक है, फिर से चेक करें 17 पे, क्या पता चला जाए सर। फिर से चेक करते हैं 17 पर ही। ठीक है, तो अगर चेक करेंगे तो 17 दूनी 34, 17 3 51 होता है, तो 17 2 जा, लेट सपोज 4। इसलिए मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, 17 दूनी 34, तो 13 में से 4 गए 9, जीरो 97। तो 97 तो नहीं जाता, ये सुनो नहीं जाता ना। ओके, तो 17 पे तो सर ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको 17 पे कर देंगे इरेज। ये स्पेशल नंबर है, ध्यान रखना इसकी प्राइम फैक्टर, क्योंकि कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ी सी टफ है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने करा दी। मैंने कहा ना, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो कुछ नहीं छोड़ूंगा, और जो नॉर्मल होगा वो प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर, मैंने क्या बोला, जब अगर 11 13 तक ना जाए तो फिर प्राइम प्राइम पे ही चेक करो। तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या है, 19। व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर, 19। तो 19 पे चेक करते हैं सर, कोई बात नहीं। तो 437 मल्टीप्लाई बाय 90, ओ सॉरी डिवाइडेड बाय 90। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 2 जा 38 होता है। ओके, तो 13 में से 8 गए, 5 जीरो, यस, 19 तिया 57, 57, यस और नो। तो ये 19 पर गया कितनी बार, 23 बार, एंड 23 इज अगेन अ प्राइम नंबर, सो वेरी गुड। मजा आ गया, 23 × 1 = 23। सो 7429 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। आई होप थोड़ा सा खतरनाक था, यस और नो, है ना। क्यों, क्योंकि नॉर्मल नंबर से नहीं गया, क्योंकि वो नंबर आसान हो जाते हैं, जो सर 2 3 4 5 6 7 से चले जाएं वो आसान, और जो थोड़े बड़े से जाएं वो मुश्किल। ठीक है, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ से ये टॉपिक होता है खत्म। अब आते हैं हम एचसीएफ और एलसीएम पर। एचसीएफ और एलसीएम पर, ठीक है। नाउ आपने, आई होप ये नोट कर लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, एक प्रॉपर कॉपी मेंटेन होगी आपकी, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व। आप क्या देखते हैं वीडियो ऑन करके, क्या बताइए, आवाज साफ आ रही है मेरी, यस। हाँ, अब नेटवर्क ठीक दिखा रहा है लैपटॉप में। चलो, नाउ टॉपिक इज व्हाट, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या था, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, सिलेबस में ही यही है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे बच्चों, ठीक है। चलो, हाँ, जिसको स्पीड स्लो लगती है तो उस यूट्यूब पे ऑप्शन आता है ना कुछ स्पीड बढ़ाने का, 1.25 1.5, सो आप अपने अकॉर्डिंगली खत्म कर सकते हो यार। 40 मिनट की वीडियो 20 मिनट में खत्म हो जाएगी, समझ के, एंड देन पॉज कर करके नोट्स बना सकते हो, या साथ, ठीक है, साथ साथ बना सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। इट्स अप टू योर चॉइस, फ्री इंडिया, यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन। So HCF and LCM by prime factorization. HCF and LCM by prime factorization. Okay. चलो, तो हम उन्हीं दो नंबर्स को ले लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिए थे, 36 और 48 लिए थे। ठीक है, 36 लिया था हमने, ओके, एंड 48 लिया था। ठीक, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था, मैं वापस से वो नहीं कर रहा। ठीक है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या आया था, तो 2 raised to the power 2 आया था, और आई थिंक 3 raised to the power 2 आया था, यस और नो, यही आया था। 4 9 × 36। ओके, नाउ, एंड हमने लिया था सर, एक नंबर आपने लिया था 48। एक नंबर आपने लिया था 48, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया था सर, 16 3 × 48 होता है, तो 2 raised to the power 4 एंड 3, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप पीछे चेक करेंगे वीडियो को रिवाइंड करके, तो ये थे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बात करते हैं एलसीएम कैसे निकालें। तो पहले बात कर लेते हैं एलसीएम की, फिर बात कर लेते हैं एचसीएम। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम एलसीएम की। एलसीएम किस किस का सर, 36 कॉमा 48 का। ठीक, तो क्या आएगा बेटा एलसीएम, एलसीएम जो आएगा, एलसीएम में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स देखो। ठीक है,
कॉमन, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोएस्ट मीन्स सबसे पहले लोएस्ट वगैरह छोड़ दो, कॉमन देखो, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सर कॉमन फैक्टर्स तो इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, और इसमें भी थ्री है, और इसमें भी थ्री है। ये सुनो, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी थ्री है, और इसमें भी थ्री है। ठीक है, तो पहले तो सर ये दोनों ही आ गए, फिर पावर की बात करें। तो एलसीएम के केस में आपने क्या करना है, एलसीएम के केस में आपने हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, टू की हाईएस्ट पावर क्या है, टू की पावर टू है या टू की पावर फोर है, ऑब्वियसली टू की पावर फोर है। और थ्री की हाईएस्ट पावर क्या है, टू है या वन है, टू है। तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका एलसीएम बन जाएगा, दैट इज व्हाट, तो इट इज व्हाट, टू रेज टू दी पावर फोर इज व्हाट। अच्छा, टू की पावर फोर का मतलब पता है ना, टू फोर का एट मत कर देना, बहुत बच्चे ये भी कर देते हैं इसको, टू रेज टू दी पावर फोर इज इक्वल टू एट, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है ना, तो ये मत कर देना। ठीक है, जो गलतियां जहां हो सकती है वो बता रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है सर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एंड इसका मतलब होता है थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो इसको देखेंगे तो सिक्सटीन नाइन जा, सिक्सटीन नाइन जा इज वॉट, वन फोर्टी फोर, सिक्सटीन नाइन जा इज वॉट, तो इसका जो एलसीएम आ गया वन फोर्टी फोर आ गया। ठीक है, तो अब सर एलसीएम का जनरल रूल क्या लिखते हैं फिर, एलसीएम, एलसीएम ऑफ, मान लो आपके पास एक ए नंबर है, एक बी नंबर है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, देखो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स और उसकी क्या, कॉमन एंड नॉन कॉमन भी आते हैं, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आते हैं, मैं अभी एक केस वो भी लूंगा। और पावर एक्सपोनेंट कौन सी लेनी है, पावर लेनी है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, इनकी जो पावर लेनी है वो लेनी है हाईएस्ट एक्सपोनेंट, या पावर एक ही बात होती है, एक्सपोनेंट या फिर पावर। ठीक है, सेवन्थ एट्थ में आप बहुत पढ़ के आए हो एक्सपोनेंट पावर, इस साल नाइन्थ में भी पढ़ के आए, नाइन्थ में भी टॉपिक था ना फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि जो इस साल नाइन्थ में है उनका सिलेबस चेंज हुआ है, तो वो भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। ठीक है, बस आप सपोर्ट करिए, कमेंट करिए। ठीक है, लेकिन वो अभी शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पहले मैं टेंथ के सिलेबस तक पहुंच जाऊँ, थर्ड चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा तो नाइन्थ शुरू करूंगा, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। ठीक है ना बेटा, क्योंकि फिर ऑल्टरनेट डे चलेगी, तो एक दिन नाइन्थ की वीडियो डाल देंगे, एक दिन टेंथ की वीडियो डाल देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ऊपर हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर, ऊपर क्या आ जाएगी, पावर हाईएस्ट लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पावर हाईएस्ट ली। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सपोज 48 ले लो। ठीक है, एंड दूसरा नंबर ले लो, दूसरा नंबर क्या लोगे, 80 ले लो सब। ठीक है, दूसरा नंबर ले लिया 80। ओके सर, 48 का तो हमें पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, 48 का तो हम डायरेक्ट ऊपर से कॉपी कर लेते हैं फैक्टर्स। तो 48 विल बी इक्वल टू व्हाट, टू रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री, टू रेज टू दी पावर फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री। ठीक है, ये हो गया। एंड 80 का सर निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, तो 80 का प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे, तो ये रहा एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ लिखा 80, टू ये 40, टू टू जा फोर। ठीक है, टू टेन जा, टू फाइव जा, एंड देन फाइव वन जा। ठीक है, ये करने की भी जरूरत नहीं है, देखो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान है, मान लो कि सिक्सटीन फाइव जा 80 होता है, तो मैं इसके फैक्टर्स वैसे भी निकाल सकता हूँ, 80 क्या होता है, सिक्सटीन फाइव जा, अब इसको तोड़ दो, इसको ब्रेक कर दो, तो टू रेज टू दी पावर फोर इंटू फाइव, ये आ गया प्राइम फैक्टर। यस और नो। ठीक है, अब इस केस में हम एलसीएम निकालते हैं, इस केस में हम नाउ विल कैलकुलेट व्हाट एलसीएम। तो एलसीएम आपका क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, पहले तो लो कॉमन वाले, सर कॉमन तो टू है बस। ठीक है, और अब अनकॉमन वाले भी सारे लेने हैं, एलसीएम के केस में अनकॉमन वाले भी सारे लेने हैं। ठीक है, अब कॉमन वाले की पावर फोर है, दोनों में फोर है। ओके, ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो,
अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हुआ? 16। 16 फाइव जा, 16 फाइव जा इज वॉट? देखो, जरूरी नहीं है कि फिर इसको करोगे इससे, 16 फाइव जा इज वॉट? 80। एंड 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 240। तो जो इनका एलसीएम आ गया वो क्या आ गया? एलसीएम आपका आ गया 240। आई होप दोनों केसेस समझ आए होंगे, कॉमन वाले भी नॉन कॉमन वाले भी। बस ये ध्यान रखना है, एलसीएम के केस में आपको कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई में नॉन कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू एचसीएफ, क्विकली क्विकली क्विकली। इन्हीं एग्जांपल से एचसीएफ को समझेंगे। ठीक है, एक तीर दो निशाने। स्पेस बना लें पहले थोड़ा सा। यस, दैट मच स्पेस इज सफिशिएंट, इतना स्पेस सफिशिएंट है हमारे लिए। नाउ, तो अब हम किस पे आ जाएंगे? एच सी एफ, एच सी एफ, एच सी एफ। ठीक है, तो एच सी एफ निकालते हैं 36 और 48 का भाई। ठीक है, तो अगेन 36 का प्राइम फैक्टर हमने लिखा, लिखा हुआ है सर, क्या लिखा हुआ है? प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं। यस, सो 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई 3 raised to the power स्क्वायर 36। ओके, एंड 48 का प्राइम फैक्टर निकालो सर। ओके, 48 का भी निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? निकला ही हुआ है, हमें तो कॉपी करना है बस। तो कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, ब्लू। तो 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, ठीक है। अब एचसीएफ के केस में आप क्या करेंगे? एचसीएफ के केस में आप क्या करेंगे बेटा जी? देखो ध्यान से, मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ। वैसे मुझे इसको बॉक्स में बना देना चाहिए था, थोड़े से नोट्स आपके और अच्छे हो जाते। ये लो, ठीक है, इसको आप ऐसे बॉक्स में बना लेंगे, जो कॉन्सेप्ट लिखा है, और यहाँ पर भी डाल देंगे एक हैशटैग। ओके, बन गए, बढ़िया, मस्त। ठीक, चलो। तो 48, अब एचसीएफ के केस में क्या करेंगे, फिर लास्ट में कॉन्सेप्ट भी लिखवाऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, अभी तो निकालना सिखा रहा हूँ। फिर थॉट क्या होती है, जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी, ठीक है ना? चलो बेटा जी, एचसीएफ। तो एचसीएफ के केस में सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं, नॉन कॉमन वाले नहीं लेने। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना, सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखना, सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं, नॉन कॉमन वाले नहीं लेने। कॉमन वाले लेने हैं। ओके, अगर कोई कहीं और भी देख रहा है इस वीडियो को, तो यू हैव टू ओनली टेक कॉमन फैक्टर्स इन एचसीएफ, यू डोंट नीड, देयर इज नो नीड टू टेक द अनकॉमन फैक्टर्स लाइक द एलसी। तो भाई एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स वाले लेंगे, तो कॉमन तो सर इसमें 36 में 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी है 3 भी है। लेकिन इसमें पावर सर हाईएस्ट लेंगे, इसमें भी नहीं। तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? इसमें पावर लेंगे लीस्ट। तो 2 की पावर लीस्ट क्या है? 2 है। और 3 की पावर लीस्ट क्या है? 1 है। तो जो इसका एचसीएफ हुआ वो क्या हुआ? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 12। तो 12 इसका एचसीएफ है, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें अनकॉमन वाला केस को बताने की जरूरत नहीं है, बट बता देते हैं, क्योंकि अनकॉमन का रोल ही नहीं है, अनकॉमन तो लेना ही नहीं। ठीक है, चलो, अब यहाँ देखते हैं। तो जो 48 का जो सेकंड पार्ट था, ये इस केस में एचसीएफ अगर हम चेक करेंगे, तो 48 का जो प्राइम फैक्टर बना था, 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड 80 का जो प्राइम फैक्टर बना था, वो बना था 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 5। यस और नो? यस, व्हाई नॉट? तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हम किसका सर? 48 और 80 का, ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रूल लिख रहा हूँ, जैसे ये वाला रूल लिखा है वैसे ही इसका भी रूल लिख रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है भाई, पहले कॉमन वाले लेने, तो कॉमन वाले तो सर 2 ही है। ठीक है, 2 ही है, जैसो नो, कॉमन वाला 2 ही है। अनकॉमन नहीं लिखने हैं। और कॉमन में भी हाईएस्ट पावर से है, तो हाई पावर ही इक्वल है। यहाँ तो पावर ही इक्वल है, तो 2 raised to the power 4, दैट इज व्हाट? 16 जो है वो एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो। ठीक है, जो बहुत कम बच्चे नोटिस करते हैं, बट आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है तो नोटिस कर लेंगे। नोटिस करो, जो आपका एलसीएम आ रहा है, ठीक है, या फिर एक बार फटाफट चेक करना 2 मिनट में,
एलसीएम जो आ रहा है, और मैं बोलूंगा कैलकुलेटर यूज नहीं करना, माइंड यूज करो, हाथ यूज करो, डोंट यूज द कैलकुलेटर, ठीक है। जो आपका एलसीएम आ रहा है 144 फर्स्ट वाले पार्ट में, क्या 144 36 और 48 से डिवाइड होता है? नोट माय वर्ड्स। क्या 144 36 और 48 से डिवाइड होता है? यानी कि आपको 144 को 36 से डिवाइड करके देखो, और 144 को 48 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। क्या डिवाइड होता है? यस और नो? गिव इन द कमेंट सेक्शन, यस और नो, यस और नो, यस और। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ही डिवाइड करते हैं 144 को, ठीक है। 144 को अगर हम डिवाइड करेंगे 36 से, सो यू विल गेट 4, ठीक है। अगर आप 144 को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहां नहीं छेड़खानी कर रहा, कंसेप्ट बताना है कुछ, तो वो जब आप 144 को डिवाइड करोगे 36 से, तो यू विल गेट 4, ओके। एंड जब आप 144 को डिवाइड करोगे किससे? 48 से, 48 से, सो यू विल गेट 3। यहाँ से एक ऑब्जर्वेंस निकालनी है, इसलिए बता रहा हूँ। कुछ भी फालतू नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है, फालतू की बातों में। कुछ कंक्लूजन हमने निकालना है, इसलिए मैंने ये चीजें सिखाई आपको कि भाई जो एलसीएम है, एलसीएम जो है, जिन भी नंबर का हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो उनसे डिवाइड होता है, ठीक है। और एचसीएफ देखो, एचसीएफ एचसीएफ एचसीएफ, और एक चीज और, एक चीज और, एलसीएम देखो दोनों नंबर से बड़ा है, यस और नो? एलसीएम जो है दोनों नंबर से बड़ा है या फिर बराबर हो सकता है। एलसीएम जो है दोनों नंबर से बड़ा है या फिर बराबर हो सकता है, पर एलसीएम कभी भी दोनों नंबर से छोटा नहीं हो सकता, कि नोट करना इस बात को। एलसीएम जो है दोनों नंबर से बड़ा होता है, कभी छोटा नहीं होता। किसी एक नंबर के बराबर तो हो सकता है, ठीक है, बट छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर्स और इक्वल टू द नंबर्स, बट नॉट लेस देन द नंबर, ठीक है। इंग्लिश में बता दिए। एचसीएफ उल्टा हो गया। अब एचसीएफ के केस में देखो, एचसीएफ छोटे हैं, एचसीएफ जो भी आएगा वो, एचसीएफ जो आपका आएगा वो गिवन नंबर से हमेशा छोटा आता है। यहाँ पे देखो 48 और 80 का एचसीएफ क्या है? 16 आया। यहाँ पर 36 और 48 का एचसीएफ क्या आया? 12 आया। तो दोनों नंबर से छोटा है ना, तो एचसीएफ हमेशा छोटा होता है। तो एचसीएफ क्या करेगा? हमेशा दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। और एलसीएफ क्या होगा? हमेशा दोनों नंबर से डिवाइड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, पॉइंट्स को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। एलसीएम हमेशा दो गिवन नंबर से डिवाइड होता है। वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड होता है वो एलसीएम होता है। एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज द एचसीएफ। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। बोर्ड ज्यादा भर गया है, इसको क्लीन करते हैं। ये सब आपने लिख लिया या नहीं लिखा, पहले मुझे बताओ। फिर एक स्लाइड और ऐड करनी पड़ेगी, फिर उसमें लिखते हैं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट, क्विकली क्विकली क्विकली। चलो, ठीक है, अब आ जाते हैं। हाँ, एचसीएफ का जो जनरल रूल था वो लिख लेते हैं। क्या था? कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स नहीं आते, और उनकी लीस्ट पावर, और उनकी लीस्ट पावर इंडिविजुअली जो भी होगी, ठीक है ना, और उनकी लीस्ट पावर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? लो इसको भी बॉक्स में बना। ये एचसीएफ का रूल हो गया। दूसरी बात, हमने जो पॉइंट्स टू बी नोटेड, जो नोट करे, जो ऑब्जर्व करे हमने पॉइंट, वो क्या थे? पॉइंट्स टू बी नोटेड। लिखो भाई, पॉइंट्स टू बी नोटेड अपनी कॉपी में फटाफट, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी लिखो अपने पॉइंट्स कॉपी में, पॉइंट्स टू बी नोटेड। तो क्या पॉइंट्स नोट करें हमने? क्या पॉइंट नोट करें हैं? क्या पॉइंट नोट करें? सबसे पहला सर आपने बताया, ठीक है, एलसीएम जो है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज, ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर, ग्रेटर देन द
ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, इक्वल टू वन ऑफ द नंबर्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स, ठीक है। बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, ठीक है, छोटा नहीं हो सकता, छोटा नहीं होगा, नाम इसका छोटा है लेकिन छोटा नहीं होगा ये। एच सी एफ, एच सी एफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन द नंबर, एच सी एफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन द नंबर, ठीक है। एच सी एफ ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन द नंबर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और इक्वल टू, बट बड़ा नहीं हो सकता, और इक्वल टू, बट नॉट ग्रेटर, बट नॉट ग्रेटर, ठीक है बेटा जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक चीज और क्या बतानी थी, दिमाग से स्किप हो गई मैंने, और क्या नोट करवाया था तुम्हें? हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, एलसीएम क्या है? मैसेज वाली लैंग्वेज में लिखो, वो छोटे से छोटा नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जो, वो छोटे से छोटा नंबर जो गिवन नंबर से, गिवन नंबर से डिवाइड होता है, डिवाइड होता है। एचसीएफ क्या होगा? वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैंने लिखवाए हैं आपकी नोट के लिए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम चीजों को भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उनको रिवाइज कर पाओगे बाद में, ठीक है ना। तो मैंने कल की क्लास में यही बोला था कि जो बच्चे सीरियस हैं वो अच्छे से पढ़ाई होगी और प्रॉपर होगी, सॉलिड पढ़ाई होगी, डोंट वरी, ठीक है ना। हर चैप्टर के ऐसे ही नोट्स दूंगा तुम्हें प्रॉपरली, हर कंसेप्ट तुम्हारी कॉपी में होगा, तो भूलोगे कैसे? बस शर्त है कि तुम उसको रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन करो, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। तो चैप्टर शुरू हुआ है ये, दिक्कत क्यों ले रहे हो? 4 की जगह 5 क्लास लग जाएंगी, बट पूरा करेंगे सॉलिड तरीके से, पूरा। अभी है साल हमारे पास, ठीक है भाई। एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, देन अब क्या बचा? हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये एक रिलेशन है, वो ध्यान रखना है। रिलेशनशिप इसको वेरीफाई भी करेंगे अपने उन्हीं एग्जांपल से जो पीछे की है। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम? हम्म, ठीक है। तो जो आपकी न्यू वाली एनसीईआरटी है, पतली वाली, उसमें एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर पाएंगे, सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे, थर्ड क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी कर लेंगे। फिफ्थ अभी नहीं कराया है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सिक्स अभी नहीं कराया है, बट हाँ, सिक्स अगर आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि कंपोजिट नंबर क्या होता है तो कर पाएंगे। सेवंथ वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम तो इस चैप्टर की लास्ट में कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है। चैप्टर के लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स ही करनी है, कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, एक पूरी क्लास लगाएंगे वर्ड प्रॉब्लम। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ओके। तो भाई क्या रिलेशनशिप होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में? दैट इज व्हाट, तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, क्योंकि स्कूलिंग अगर आपकी अच्छी है तो ये आपने चीजें पढ़ी होंगी। ठीक, तो एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स।
तो चलो देखते हैं फटाफट। भाई हमारे पास नंबर क्या थे पहले, वही ले लेते हैं 48 और 36। ठीक है, 48 और 36 हमें ले लेते हैं। तो 48 आपके पास नंबर था, 48 का प्राइम फैक्टर क्या था, 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड 36 का प्राइम फैक्टर क्या था, 2 raised to the power 2 एंड 3 raised to the power 2। दैट इज व्हाट। इनका एलसीएम मैंने क्या निकाला था, इनका एलसीएम, एलसीएम में क्या लेते हैं, कॉमन वाले, नॉन कॉमन वाले और उनकी हाईएस्ट पावर। तो यानी कि 2 raised to the power 4 लिया था और मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power 2 लिया था। तो ये हमारे पास आया था 16 मल्टीप्लाई बाय 9, दैट इज इक्वल टू 144। और एचसीएफ के केस में हमने क्या लिया था, एचसीएफ हमारा क्या आया था, एचसीएफ के केस में हम अनकॉमन नहीं लेते हैं, कॉमन वाले ही लेते हैं, लेकिन 20 पावर लेते हैं। तो 2 raised to the power 2 हो जाएगा और यहाँ पर एचसीएफ आया था 12। तो लेट्स चेक भाई, एलएचएस और आरएचएस को चेक करते हैं। तो एलएचएस हमारे पास क्या है, एलसीएफ इंटू एलसीएम। तो दैट इज 144 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 12। तो आप सॉल्व करो इसको, क्या आता है जल्दी से बताओ, 144 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आता है। ठीक है, 144 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आता है, आई होप कर लिया होगा। तो ये आएगा आपके पास 1728। और जब हम आरएचएस चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स व्हाट, 48 मल्टीप्लाई बाय 36, 48 मल्टीप्लाई बाय 36। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 36, सो अगेन यू आर गेटिंग व्हाट, 1728। यानी कि सर जो ये बताया ये सही चीज है, ये गलत नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, तो वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो एलएचएस और आरएचएस हमने वेरीफाई कर लिया। एक और शीट भर गई हमारी, ठीक है, एक और शीट फिल हो गई है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक। नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका इसी पे था, सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली 1.1 का, वो इसी पे ही है। हम्म, क्लियर। तो ये जो रिलेशन है, जो प्राइम फैक्टर वाला रूल मैंने बताया, वो 2 नंबर पे भी लगता है, 3 पे भी लगता है, सेम ही लगेगा। प्राइम फैक्टर से निकालोगे तो वहां पे बस 2 की जगह 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 2 की जगह क्या हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। जैसे चलो एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ मैं, लेट्स क्लियर दिस। कहीं बोलो सर फिर आपने थर्ड क्वेश्चन में तो 3 नंबर आ गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, वही वही तो सोच रहा हूँ, वही तो सिखाना जा रहा हूँ कि डोंट डू द स्पून फीडिंग। तुम्हें एचसीएफ का कंसेप्ट बताया, एलसीएम का कंसेप्ट बताया। एलसीएम, एलसीएम में क्या लेना है, कॉमन नॉन कॉमन दोनों लेने हैं और पावर हाईएस्ट लेनी है। एचसीएफ में क्या लेना है, सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं और हाई पावर लोएस्ट लेनी है। तो ये 3 आए, 4 आए, 5 आए, नंबर से डरना क्यों है, 3 नंबर है, 3 बार प्राइम फैक्टर निकालो, कॉमन लो और लिखो, दैट्स इट। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे सपोज आपको मान लो कि क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ व्हाट, 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21, इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं आपको भाई, निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 12 का जरूरी है वो डंडा करके करना, तो ये तो याद ही होगा ऑब्वियसली, नहीं याद है। देखो ऐसे भी लिखते हैं भाई प्राइम फैक्टर्स, आपको पता है 4 3 का होता है। ठीक है, तो उसको ब्रेक कर दो, 2 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बन गया 12 का। ठीक है ना, ऐसे ही 15 का, ऐसे ही 15 का। तो 15 का क्या होगा, 3 5 का होता है। ठीक है, तो यह 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है, तो यहाँ लिख दो 3 इंटू 5। ठीक है भाई, 21 का क्या होगा, 3 इंटू 7 होता है, ये सुनो, तो 3 इंटू 7 हो गया। बस 3 नंबर आ गए। अब भाई साहब आ जाओ यहाँ पर, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या लेना है, कॉमन वाले,
यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बाकी तो अनकॉमन है, अनकॉमन लेना ही नहीं तो एचसीएफ आ गया 3 बस। पावर लीस्ट तो 1। ठीक है। एलसीएम, एलसीएम के केस में क्या आ जाएगा? कॉमन वाले, पहले कॉमन वाले लिखो, तो कॉमन वाले क्या है? कॉमन वाला तो सब 3 है। और इसकी पावर, इसकी पावर हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर 3 की 1 ही है सर, तो 1 ही हो जाएगी। ठीक है, फिर अनकॉमन वाले, अनकॉमन वाला सर 2 की पावर 2 है, लिख देंगे 5 की पावर 1 है, और 7 की पावर भी 1 है, सॉल्व कर दो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखो भाई, 5 4 जा 20 होता है, और 7 3 जा 21 होता है, तो 21 × 20। तो 21 का डबल कितना हो जाएगा? 21 का डबल कितना हो जाएगा? 21 का डबल हो जाएगा 42, और एक जीरो आ जाएगा, तो ये एलसीएम हो गया। क्लियर है? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आई बातें? यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ। अब अब एक्सरसाइज 1.1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सिर्फ एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के जो मैंने नहीं कराए हैं, जो कि आई थिंक एक तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका, और एक सेवन्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैं एक मिनट क्वेश्चन देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि सबके पास रेफरेंस बुक होगी। यस और नो? तो रेफरेंस बुक में से आई थिंक मोस्टली बच्चों के पास आर डी शर्मा ही होती है। अब मुझे नहीं पता, यूट्यूब इस पे भी कॉपीराइट लगाएगा, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं आर डी शर्मा वगैरह को। ठीक है, तो आर डी शर्मा की बुक हो, या कोई और बुक आप फिर स्कूल में रेफरेंस बुक लगाई हो, एम एल अग्रवाल लगवा लेते हैं, किसी में आर एस अग्रवाल लगा लेते हैं। ठीक है ना, किसी में कोई और भी लगा लेते हैं। ठीक, तो आप उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, जो कि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? हम्म। अब जैसे देखो ये, जैसे एक एग्जांपल दूंगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था आपका, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। ठीक है, इसके बाद मुझे बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कुछ समझ आया या सब कुछ ऊपर से गया। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, और किस किसने नोट्स बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन बेड पे लेट कर क्लास देख रहा था आराम से, मस्त, किंग साइज बोर्ड में। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के पास स्मार्टफोन तो होते ही हैं अपने पर्सनल, इस टाइम पे हमारे पास तो नहीं होते थे इस एज में। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। ठीक है, चीजें देखो थोड़ी धीरे धीरे प्रोसीड होंगी, अभी मैं भी चीजें सीख रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे इतनी नहीं पता कि टेलीग्राम वगैरह पे वर्कशीट कैसे डालते हैं, तो मैं वर्कशीट भी डाला करूंगा, जो टॉपिक पढ़ा है ना उसका, तो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँ पहले, फिर वर्कशीट भी डाला करूंगा टेलीग्राम पर, जो टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन, सो दैट आपकी साथ के साथ ही प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है ना? विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपको कुछ भी खरीदना ना पड़े, मैं वर्कशीट वगैरह फोटो खींच के पीडीएफ ही तो बनानी है यार, मेरा क्या जाता है, तो मैं वो आपको शेयर कर दूं टेलीग्राम पर, है ना, क्वेश्चंस जो टॉपिक पढ़ाए उससे रिलेटेड। अब ये बताओ, मुझे बस इतना बताना, सॉल्व तो ये होमवर्क है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस, मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। अभी लिखवाई पीछे बात। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये आपका सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, मैंने कोई अपने मन से नहीं दिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था ये। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, यानी कि क्या निकालना है? ठीक है, कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बता रहा, नहीं तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और देखो, जो दो पॉइंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड में लिखवाए थे, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है,
उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं या एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई एक छोटू सा चैनल शुरू हुआ है। ठीक है, तो उस पे एक सर पढ़ाते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिए, कुछ कमी है तो वो भी कमेंट करिए, कुछ और नया करना है तो वो भी कमेंट करिए। ठीक है। ठीक है, वीडियो मेरी में भी थोड़ी पुअर दिख रही होगी, बट उससे इतना लोड नहीं है, बिकॉज मैं बाद में चेक की थी, मेरी वीडियो से मतलब नहीं है, मैं बस आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, मेरी इस क्योंकि कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, तो अभी और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि बहुत महंगा कैमरा कैमरा ले लूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो व्हाइट बोर्ड है ये आपको क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन मेरा अच्छा है। ठीक है, तो क्योंकि जो लैपटॉप का कैमरा है वही उसी कैमरे से वीडियो बन रही है, तो थोड़ा सा कॉपरेट विद दैट। बट हाँ, कंटेंट में कमी नहीं है, आवाज में कमी नहीं है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और जो मैंने क्लास में ये कराया है, मैं ये भी देखूंगा कि कैसे आप लोग टेलीग्राम से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट स्क्रीनशॉट मैं देना नहीं चाहता, मैं अपने पास रखूंगा, बट हाँ फ्यूचर के लिए, ताकि जरूरत पड़े किसी को तो दे दूं। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कल हम डिस्कस करेंगे इसको जरूर क्लास में कि क्या है इसका आंसर, तब तक आप इसको करिए। ठीक है, और जो रेफरेंस बुक है उसमें से, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क क्या है आज की क्लास का, जो रेफरेंस बुक है आपके पास, XYZ जो भी है, मैं नाम नहीं ले रहा, उसमें से कम 10 क्वेश्चन, कितना कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन के HCF एंड LCM। आई थिंक मेरा पेन खराब हो गया पहली क्लास में, और ये कल तक आएगा और नहीं, अमेजोन से। HCF एंड LCM बाय PF, PF मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन करने हैं, प्लस कम से कम 10 क्वेश्चन रिलेशन के ऊपर करने हैं। किसके ऊपर, रिलेशन, जो रिलेशन पढ़ा हमने, रिलेशन ऑफ LCM एंड HCF, LCM एंड HCF, तो इसके ऊपर करना है। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपने करनी है। ठीक है, अगर ये करोगे तो अभी से पता लगेगा आपकी डेडिकेशन, है ना। और ये जो आप करोगे ये रफ में करोगे, उस नोट्स कॉपी में नहीं करना, नोट्स कॉपी में उतना लिखना है जो मैं क्लास में लिख पाऊंगा, जो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा। ठीक है, अभी कम लग रहा हो क्योंकि आगे जैसे चैप्टर आएंगे पॉलिनोमियल्स में, हर टाइप कराऊंगा पॉलिनोमियल्स, बहुत इंटरेस्टिंगली ऐसा कराऊंगा कि कुछ बाहर जाएगा नहीं, डोंट वरी। ठीक है ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, क्लियर है, अप्रोच करना सिखाऊंगा कैसे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Atish Tanwar from this side signing off. See you tomorrow in class. Thank you. Bye bye. Take care.